इस दुनिया में बच्चे जितनी भी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, लाइक पेपर का जलना, दूध का दही में कन्वर्ट हो जाना, या फिर आयरन पर जंग लग जाना, रस्ट लग जाना, ये सारी की सारी चीजें बच्चे केमिकल रिएक्शन ही हो रही है। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बिल्कुल हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम एनसीईआरटी के ही नजदीक रहें। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है हमें ये 4 से 5 चीजें, किताब में आपके 4 दे रखा है तो हम 4 को ही कंसिडर करेंगे। क्या? पहली चीज होती है चेंज इन कलर। बेटा जैसे आप देखेंगे आयरन पर कोई भी जंग नहीं लगा होता है, लेकिन जब उसमें जंग लग जाता है बच्चे, तब उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। इसमें बच्चे हमारा चेंज इन कलर हो गया कि वो आयरन ब्लैक था, ब्लैक से वो ब्राउन में चला गया। नेक्स्ट चीज हमारी देखने को मिलती है चेंज इन स्टेट, अवस्था बदल जाना। आप अगर देखेंगे दूध बच्चे बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है, बट वहीं पे दही की हम बात करें तो वो सेमी सॉलिड नेचर का हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि दूध जो है वो हमारा लिक्विड से सेमी सॉलिड नेचर में चला गया, स्टेट में चला गया। थर्ड चीज होती है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि एसिड और बेस को मिलाने पर हमारा सॉल्ट बनता है। एसिड की एक एसिडिक प्रॉपर्टीज है, बेसिक की बेसिक प्रॉपर्टीज है। दोनों बच्चे आपस में मिले और मिल करके सॉल्ट बनाया। सॉल्ट बनाने पर टेम्परेचर जो होता है टेस्ट ट्यूब का वो हल्का सा गर्म हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं एलिवेशन इन टेम्परेचर। ओके, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे? चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी केमिकल रिएक्शन बेटा करवाएं तो केमिकल रिएक्शन करवाने में गैसेस भी निकलती हैं। इनका हम पता लगाते हैं थ्रू डिफरेंट टाइप्स। जैसे कि अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाना होता है तो हम कैंडल को पास में ले जाते हैं, कैंडल बुझ जाती है। इससे हमें पता लगता है कि यस कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्विंग फ्रॉम दिस टेस्ट ट्यूब। ओके, नेक्स्ट हमारे पास चीजें आती हैं केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन बच्चे हम उसको पेन पेपर पर, कॉपी पर किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारा बेटा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बच्चे हम एक चीज देखते हैं, हमारे पास होता है एक तरफ रिएक्टेंट और दूसरी तरफ प्रोडक्ट। पेन पेपर पे अगर लिखने की बात करें तो मैं इस साइड खड़ा होता हूँ, राइट हैंड साइड पे मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास रिएक्टेंट है। हमेशा रिएक्टेंट लेफ्ट साइड होगा, प्रोडक्ट राइट साइड होगा, और उसके बीच में एक यहाँ पर एरो होगा। एरो ये हमें दिखला रहा है कि हमारा ये जो है रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में बन रहा है, जो रिएक्शन है वो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ओके, एंड दिस इज इरिवर्सिबल। केमिकल रिएक्शन एक बार हो गई सो हो गई। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं। क्या? एक है मैग्नीशियम और है O2। मैग्नीशियम को मैंने जलाया, मेरे पास यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन करके आया। ये दोनों ही मेरे पास रिएक्टेंट है। मैं इनको इस तरीके से R से मैं डिनोट कर देता हूँ और मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आकर के बना। प्रोडक्ट को मैं P से डिनोट कर देता हूँ। हमारे पास अगला टॉपिक है बैलेंसिंग द इक्वेशन। जो भी हमने अभी तक लिखना सीखा कि एक तरफ रिएक्टेंट होता है, एक तरफ प्रोडक्ट होता है, अब हम उसको बैलेंस करेंगे। ये बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है? इस दुनिया में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती हैं वो हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करती हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करने का क्या मतलब है कि जितने एटम्स हमारे LHS साइड हैं, LHS मतलब रिएक्टेंट हमारे साइड हैं, जितने भी एटम्स उतने ही एटम्स हमारे प्रोडक्ट साइड भी होंगे। ये केमिकल रिएक्शन कुछ भी नहीं होता है, ये बस खाली अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट मतलब कोई पुरानी चीज से कोई नई चीज बनती है, बस एटम्स आपस में रीअरेंज होते हैं, कोई भी एटम कम ज्यादा नहीं होता है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हमारे पास है बेटा यहाँ पे आयरन और है पानी H2O। ये आपस में रिएक्ट करेंगे, बनेगा हमारा Fe2O3 फेरस ऑक्साइड या रस्ट जिसे हम कहते हैं, और हमारे पास यहाँ बनेगा हाइड्रोजन गैस हमारी निकलेगी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से हमें यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पे हमें चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आयरन 1 था, यहाँ पर 2 है। हम चेंज कर सकते हैं तो सिर्फ इनके आगे वाले नंबर को बच्चे, इन कोफिशिएंट्स को, यहाँ पे जहाँ पे मैं डब्बे बना रहा हूँ बच्चे, हम सिर्फ इन्हीं को चेंज कर सकते हैं। हम इन सबको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज बच्चे ये बिल्कुल ही फिक्स होते हैं कि हाँ ये हमने इतना डाला तो इतना ही बनेगा। अब यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। सबसे पहले हम सारे के सारे एटम्स लिख देते हैं LHS साइड पर। आयरन के पास 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है। RHS साइड पे हमारे पास आयरन 2 है, हाइड्रोजन 2 के 2 हैं, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे था। अगला ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर कितना है? 3 है। अब यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पर बेटा 2 लिख देंगे। ओके, मतलब कि हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डन।
हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन टू, हाँ जी ठीक है ठीक है। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस डब्बे में मैंने 3 लिखा, तो ये हो गया इसके लिए 3, बट बच्चे इसके लिए हो गया 6, हाइड्रोजन के लिए 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है और ये 3 है, आपस में बच्चे मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे 6 हो गए। तो इसके आगे प्रॉब्लम कि भाई मैं तो 6 हो गया, तो हम यहाँ पे कितना करेंगे? यहाँ पे बच्चे हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 लिखने से ये भी बैलेंस हो गया और हमारे पास ये भी बैलेंस हो गया। तो हमने बस कुछ नहीं किया, दोनों ही जगह हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को दिक्कत हो रही थी। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए ये कोफिशिएंट 3 है, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट 3 है, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम जरा चेक करते हैं, हमारे पास 2 × 1 2 है, LHS साइड हमारे पास 2 है, RHS साइड भी 2 है, डन, बढ़िया। अगला 3 × 2 6 है, हमारे पास LHS साइड 6 है, हमारे पास RHS साइड 6 है, ये भी बढ़िया। अगला ऑक्सीजन 3 × 1 3 है, मतलब 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन है, बढ़िया। तो तीनों ही खुश हैं। इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस को आपस में बैलेंस करते हैं। मैंने यहाँ पे एटम लिया है, कई बार ऐसी रिएक्शंस होगी जहाँ पर आपको आयंस भी लेने पड़ सकते हैं, आयंस के आयंस गिनने पड़ेंगे, वो हम आगे देखेंगे। बच्चे नॉर्मली यहाँ पे एनसीईआरटी में एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में हम क्या करते हैं, हम अलग अलग नंबर्स को, कई बार ये नंबर ऐसा नहीं कि फिक्स हो गया, नहीं, कई बार आपको पेंसिल से करना अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो, क्योंकि आपको कई बार नंबर्स मिटाने पड़ेंगे, दोबारा मिटा के उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई कैसे कैसे क्या क्या बैलेंस हो रही है। अब कुछ बातें जान लेते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी रिएक्शन की कंडीशन बेस्ड होती है टेम्परेचर पर, उसके प्रेशर पर और उसकी कैटलिस्ट पर। एनसीईआरटी के हिसाब से हम सिर्फ इन तीनों को ही बात करेंगे। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं आपस में, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन होता है और हमारे पास बनता है मीथेनॉल। मीथेनॉल एक अल्कोहल की फैमिली है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनेशन से आया है। क्या कंडीशन रखी है? 300 ATM। अब ये ATM क्या होता है? ATM होता है बच्चे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम क्या देखते हैं, हम पर जो भी इस समय प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से, वो है 1 ATM। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पे लग रहा है, हमें फील नहीं होता बट ये लगता रहता है, ये हमेशा लगता रहता है। वैसे ही इसी 1 ATM को 300 गुना बढ़ा दिया। 300 गुना बढ़ा करके क्या किया कि कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन कराया और बनाया मीथेनॉल। नेक्स्ट है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का फिर से हाइड्रोजनेशन कराया। इस बार कैटलिस्ट हमने निकल रखा है, मतलब हमने निकल के एलिमेंट को, मेटल को यूज किया है इस रिएक्शन को करवाने में। हमें क्या मिला यहाँ पर? मीथेन मिला और यहाँ पे पानी मिला, मीथेन और पानी। अब आपको क्या लगता है कि ये केमिकल रिएक्शन सही है? ये दोनों सही है? नहीं, ये गलत है। क्या गलती है भाई यहाँ पे? यहाँ पर गलती है नंबर ऑफ एटम्स की। हमने अभी पढ़ा कि जितने हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड हमारे पास जितने एटम्स होंगे उतने हमारे प्रोडक्ट साइड भी होंगे, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो वही चीज हम यहाँ पर देखेंगे। हमारे पास है कार्बन 1 ऑक्सीजन 1, कार्बन 1 ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, यहाँ पर है हाइड्रोजन 3 और 1 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये 4 बन जाए? 2 से। खत्म। अब ये रिएक्शन पूरी तरह से सही है, बिल्कुल सही है। अगला है हमारे पास यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, सेम ही चीज है। कार्बन 1 है ऑक्सीजन 1 है, कार्बन 1 है ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे है 2 और 4, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है कितने? 2। हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे 6 बन जाए? 3 से। ठीक है। अब जाकर के मैं कहूंगा कि ये दोनों की दोनों रिएक्शंस एकदम सही हैं। हमारा अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपके किताब में लगभग 4 टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं, उनमें से हम पहले वाले की बात करने जा रहे हैं। नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम में ही इस रिएक्शन का काम छुपा हुआ है। क्या कि कॉम्बिनेशन मतलब कोई भी चीज कंबाइन होके रिएक्ट कर रही है, मतलब जुड़ करके बन रही है। क्या? जोड़ कर बनता है प्रोडक्ट। यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर जाता है पानी के साथ और हमारा बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस और कुछ हीट रिलीज करता है। अच्छा ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या चीज है, ध्यान दो। हमारा जो क्विक लाइम है बच्चे, क्विक लाइम हमारा कन्वर्ट हो गया स्लेकेट लाइम में। अच्छा, इसमें ना कई बार क्या होता है बच्चों को पता नहीं चलता। क्या?
कि ये क्विक लाइम है, ये क्विक लाइम है, ये सिलेक्टेड लाइम है या ये सिलेक्टेड लाइम है, दोनों में कैल्शियम आ रहा है, दोनों में ऑक्सीजन आ रहा है, तो हल्की फुल्की ना रहती है कंफ्यूजन। चलो इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं आज। क्या ये है कैल्शियम ऑक्साइड और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस। आपको क्या लगता है जब भी आप ये दो नाम ले रहे हो, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस, आपको क्या लग रहा है कि आप कौन सा जल्दी बोल पा रहे हो, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस? देखो यहाँ पे है कैल्शियम ऑक्साइड और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस। लंबा नाम है और ये छोटा नाम है। क्विकली हम बोल पा रहे हैं, क्विकली हम बोल पा रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि हाँ भाई ये है क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड जल्दी बोल दिया, क्विक लाइम। और एक बार हमें पता लग गया कि भाई कौन सा जल्दी बोल पा रहे हैं तो वो हो जाएगा क्विक, और अगला वाला सिलेक्टेड लाइम आपको पता ही चल जाएगा। बच्चे देखो, आपको ना ये जो कनेक्शन है ये मैंने खुद बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही करो, आपको जो समझ आ रहा है बस आपको याद होना चाहिए। साइंस एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें रटनी भी होती हैं, सब नहीं रटना होता है। क्या चीज़ रटनी है वो मैं बताऊंगा, क्या चीज़ समझ के पढ़नी है वो मैं बताऊंगा। आपका काम है सिर्फ मेरे कहने पर चलते रहना, ठीक है? कैसे भी याद रखो, चाहे ये तरीका अपनाओ चाहे अपना खुद का बनाओ, बस याद होना चाहिए। क्योंकि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हर साल केमिकल रिएक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सीधा केमिकल रिएक्शन उठा के कुछ भी पूछ देंगे, उसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आपको याद रखना है, कैसे नहीं करना है, वो बच्चे आप। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास ये एक हो गया मेन वाला रिएक्शन। एक छोटी मोटी रिएक्शंस और भी हैं। क्या कि कार्बन को हमने जला दिया, मतलब ऑक्सीजन के साथ हमने कार्बन को रिएक्ट करा दिया, हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन के आता है, कैल्शियम कह रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम बर्निंग कोल है बच्चे, क्योंकि कोल में कुछ भी नहीं, सिर्फ कार्बन ही कार्बन है। तो हमने कोल को जलाया, कोल को जलाने के बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूज अमाउंट में हमारे पास हीट रिलीज हुई और गैस आई। अच्छा देखो बच्चे, ये जो मैंने एस लिखा हुआ है, एस मतलब सॉलिड और जी मतलब गैस, जी मतलब गैस, और ए क्यू मतलब यहाँ पे एल भी होता है, ब्रैकेट में एल भी है। ए क्यू मतलब बच्चे एक्वस, एक्वस का मतलब बच्चे कि एक ऐसा हमारा कोई कंपाउंड या सब्सटेंस जो पानी कंटेन करके रखा हो। ठीक है, तो क्या हुआ, ये इससे रिएक्ट कर गया, हमने पानी घोल दिया, तो हमारा क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, रिएक्शन की हमारे पास एक और छोटी सी टाइप आती है जिसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि हीट हमारी रिलीज हो रही है, कोई भी ऐसी एक रिएक्शन हो रही है जिससे हमारी हीट रिलीज हो रही है। जैसे यहाँ पर आपका एक एग्जांपल है एनसीईआरटी में, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मतलब जो भी बायोगैस बनती है, मीथेन जिसे कहते हैं, उसको जला देना। तो भाई मीथेन को हमने पकड़ा और उसको हमने O2 के साथ रिएक्ट करा दिया, हमारे पास निकला CO2, H2O और बच्चे हमारे निकलती है एनर्जी। एनर्जी बच्चे, यही एनर्जी हमारी हीट के रूप में बाहर निकलती है। तो यस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन एक अराइज होता है, क्या रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्या रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? तो मैं कहूँगा कि यस, बिल्कुल। कैसे बच्चे, जो भी आप रोटी खाते हो या जो भी आप गन्ने का जूस पीते हो, कुछ भी बच्चे आप खाते पीते हो, एंड प्रोडक्ट जो होता है बच्चे वो ग्लूकोज होता है। ठीक है, जो हमारे ब्लड में बह रहा होता है, ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज जो है वो टूटता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जो भी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, एंड में यही ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ जाकर के मिल जाता है, रिएक्ट हो जाता है, हमें प्रोडक्ट क्या देता है, CO2, H2O और हीट। ये जो हीट है बच्चे, ये हमारी बॉडी से ऐसे रेगुलेट होता है। गर्मी लगती है ना, गर्मी के टाइम पंखा बंद कर दो, कितनी गर्मी लगती है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली रेस्पिरेशन, या मैं कहूँ सेलुलर रेस्पिरेशन करती रहती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली हीट निकलता रहता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमारा आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम में ही इस रिएक्शन का काम छुपा हुआ है, मैंने पहले ही बताया था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि टूट करके बनता है हमारा प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में हमारा जो प्रोडक्ट है वो टूट कर बनता है। यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट लिखा हुआ है, मैंने इसको R से डिनोट किया हुआ है। प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2 में ये कन्वर्ट हो गया। जब भी कोई रिएक्शन में हमारे 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट निकलते हैं एक ही रिएक्टेंट से, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो रिएक्शन हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एनसीईआरटी में आपके पास लगभग 3 ऐसी रिएक्शन दे रखी हैं और हम तीनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहली है हमारी FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट। इसको हमने हीट कर दिया, हमें क्या मिला, Fe2O3, SO2 और SO3।
Fe2O3 बच्चे ये रस्ट, जंग जिसे हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब भी हम इसको हीट करते हैं बच्चे, तो जो आयरन सल्फेट डॉट 7H2 है, मतलब 7H2O का मतलब है इसके अंदर पानी है। तो हीट करने पे बच्चे क्या होता है, वाटर जो होता है वो लॉस हो जाता है आफ्टर हीटिंग, और हमारे पास दो गैसेस निकलती हैं, SO2 और SO3। ये दोनों हार्मफुल गैसेस होती हैं, उड़ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन कौन सी, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड फॉर्म में है। इसको हमने हीट कर दिया, हमारे पास क्या निकला, कैल्शियम ऑक्साइड। ये वही है क्विकलाइन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले रटा था। और इसके साथ क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में। एक ही रिएक्टेंट से हमारे पास दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट निकल रहे हैं, इसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी एक रिएक्शन और रहती है, वो हम अगली स्लाइड पे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास लास्ट जो रिएक्शन बचती है वो है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हमने हीट कर दिया, हमारे पास क्या निकला, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्या ये रिएक्शन सही है? अभी हमने पीछे ही पढ़ा था बैलेंसिंग द इक्वेशन में, ये रिएक्शन गलत है। क्या गलती है इसमें? इसमें गलती है हमारे नंबर ऑफ एटम्स की, दोनों जगह बराबर नहीं है। कैसे, जरा देखते हैं। लेड Pb हमारे पास एक है, एक लिख देते हैं। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, ये बच्चे जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना बाहर, इसका मतलब है ये पूरा आयन ही दो है। एक आयन में एक नाइट्रोजन, तो दो आयन में दो नाइट्रोजन। एक आयन में 3 ऑक्सीजन, तो दो आयन में 6 ऑक्सीजन। अब RHS साइड देखते हैं। Pb हमारा एक है, हाँ जी ठीक है। नाइट्रोजन हमारा एक है, हाँ जी ठीक है। ऑक्सीजन हमारा कितना है, 1 2 3 4 5, 5 हैं। यहाँ पे गड़बड़ हो गई है भाई, कितने की कमी है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन की कमी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम वही हिट एंड ट्रायल वाला मेथड लगाएंगे। अलग अलग फैक्टर को कोफिशिएंट नंबर पर रख के देखेंगे, अलग अलग नंबर्स को कोफिशिएंट की जगह पर रख के देखेंगे, और फिर चेक करेंगे हमारा किस नंबर से हमारा रिएक्शन बैलेंस हो रहा है। पहले हम किस चीज़ को बदल सकते हैं, नाइट्रोजन कितने हमारे पास, 2, चलो जी 2 लिख देते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन को बच्चे जब हमने 2 कर दिया इस तरीके से, तो अब हमारे पास ध्यान देना बेटा, जो 2 है ये ऑक्सीजन के लिए तो एक्चुअली 4 हो गए ऑक्सीजन यहाँ पे, और इसके लिए 2 हो गए, तो ऑक्सीजन के लिए 4, 4 यहाँ पे 4 5 6 और 7, बच्चे ये तो 7 हो गई। प्रॉब्लम हो गई, एक ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पे एक ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ पे एक कम रह गया। नाइट्रोजन तो ठीक हो गई, ऑक्सीजन को दिक्कत आ गई। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर चीज़ों को ना, मतलब इन नंबर्स को हम यहाँ पर इन नंबर्स को इवन रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इवन रखने पर हमारी रिएक्शन इजीली बैलेंस हो जाती है कई केसेस में। ठीक है जी, तो अगर हमें इवन में रखना है तो हम क्या करते हैं, हमें 7 को या हम इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वही रह जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे जब हमने बच्चे 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट क्या रहा, तो पूरा का पूरा बेटे फैक्टर हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो गया। हाँ जी ठीक है, ये 2 का 4 हो गया, ये 12 हो गया, 2 हो गया। इसका यहाँ पर रिजल्ट क्या पड़ा बच्चे, ये भी 2 हो गया। ठीक है, हम इसको भी 2 करेंगे। अब बच्चे जो हमारे पास नाइट्रोजन था वो कितना था यहाँ पे, 2। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें अब 4 लिखना पड़ेगा। यही होता है बच्चे हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल में हमें अलग अलग नंबर्स को हिट करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि किस नंबर से बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। ठीक है जी, 4 लिख देंगे। अब क्या रिजल्ट पड़ा भाई, गिनते हैं। यहाँ पे 4 और 2, मतलब ये जो 4 है बच्चे, ये इसके लिए कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, 8 9 10, और ये इसके लिए 11 12। तो हमारा यहाँ पे भाई 12 हो गया। तो 6 × 2 12, 12, हाँ जी 2 × 2 4, 4, हाँ जी 2 × 1 2 × 1। इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन बैलेंस होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के मेन जो हमारे रिएक्शन थे वो खत्म होते हैं। अब हमारे पास कुछ 2 छोटे छोटे रिएक्शन हैं, क्या वो है AgCl और AgBr, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। बच्चे क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ही बच्चे हमारी हैलोजन फैमिली के आते हैं। हम हैलोजन फैमिली के बारे में बात करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड में, इन दोनों के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। बट अभी हम यहाँ पर समझते हैं कि किस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखे जाते हैं। AgCl को बच्चे क्या किया, सनलाइट से हमने रिएक्ट करा दिया, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में ऐसे रख दिया बस। क्या हमारा बच्चे सिल्वर जो है वो अलग हो गया, और बच्चे जो क्लोरीन है वो गैस बन के उड़ गया। सेम बच्चे ब्रोमीन के केस में भी होगा। ये हमारा सिल्वर सॉलिड के रूप में आ जाएगा, सिल्वर हमारा सॉलिड के रूप में आ जाएगा।
और बच्चे जो हमारा ब्रोमीन है इस केस में AgBr में वो सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया, ब्रोमीन बच्चे गैस बन करके ऊपर उड़ गए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूरी तरीके से खत्म होता है। हमारा अगला टॉपिक आता है बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या पता लग रहा है कि मतलब आपस में आयंस नहीं तो एटम्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। पहला आया दूसरे को भगा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ऐसा समझो कि बच्चे ये आयरन है और ये कॉपर सल्फेट है, इनके बीच की रिएक्शन में बच्चे कॉपर सल्फेट जो है वो बदल गया आयरन सल्फेट में, मतलब आयरन ने कॉपर को भगा दिया और खुद सल्फेट की जगह पर बैठ गया। आप इसको कुछ ऐसा समझो जैसे राजा लोग होते हैं ना, तो उनके पास उनका किंगडम होता है। ऐसे बच्चे यहाँ पर जी एक राजा है, कॉपर भी एक राजा है, और बेटा जो सल्फेट है SO4 है वो एक किंगडम है, वो एक राज्य है। तो फिलहाल के तौर पे कॉपर जो है बच्चे वो सल्फेट के साथ है, मतलब सल्फेट पे राज कर रहा है। आयरन आता है और इसको लात मार के भगा देता है और ये कॉपर जो है वो अलग हो जाता है और आयरन सल्फेट के साथ आयरन सल्फेट हमारा बन जाता है। नेक्स्ट बच्चे हर केस में ऐसे ही है। Zn ने क्या किया, CO को भगा दिया, भगा करके बच्चे Cu जो है वो अलग बैठ गया, ठीक है। लेड ने भी क्या किया, CO2 को भगा दिया, किक कर दिया, खुद आकर के Cl2 के साथ बैठ गया। तो बच्चे ये जो हमारे इस तरीके से प्रोडक्ट बन रहे हैं जिसमें हर बार कॉपर जो है वो हर बार अलग हो जा रहा है, अलग भगा दिया जा रहा है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है बच्चे रिएक्टिविटी। जो एलिमेंट जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को भगा देगा वहाँ से। हर बार बच्चे हर केस में, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो लेड हो, हर केस में बच्चे ये तीनों ही कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए ये कॉपर को लात मार के भगा दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ते हैं, याद करते हैं। बच्चे अब हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक बंदा आता है, दूसरे बंदे को लात मार के भगा देता है, जो मतलब ज़्यादा रिएक्टिव वाला होता है वो कम वाले को भगा देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट के केस में बस किंगडम जो है वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ऐसा मान के चलो कि सोडियम एक राजा है कहीं का, बेरियम भी कहीं का राजा है, सल्फेट और Cl2 ये बच्चे दो हमारे किंगडम हैं, दोनों ने ही आपस में एक्सचेंज कर लिया है। एक्सचेंज करके क्या बनाया, बेरियम सल्फेट और NaCl। बेरियम सल्फेट जो है वो बच्चे प्रेसिपिटेट के रूप में एक वाइट कलर का PPT बनेगा, मतलब प्रेसिपिटेट बनेगा, जो ऐसा लगेगा कि सफ़ेद रंग का रेत है, वो नीचे बैठ गया है टेस्ट ट्यूब में और ऊपर की तरफ पानी है। वो पानी जैसा क्या दिखेगा, वो है बच्चे सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर बच्चे कि जो दोनों ही हैं बच्चे, यहाँ पे ये बच्चे आयंस होते हैं। अब होता क्यों है बच्चे, ये यहाँ पर ना सिर्फ आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। सभी के सभी यहाँ पे ऑलमोस्ट आयन है, सोडियम, बेरियम, क्लोरीन, सल्फेट, आपस में आयंस एक्सचेंज हो गए और कुछ नहीं। अच्छा, क्या ये रिएक्शन सही है? नहीं, इस रिएक्शन में एक गड़बड़ है, क्या? और वो है 2 लगने का। 2 मैं यहाँ पर लगाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे 2 लगाया, मेरे पास सोडियम 2 था, हाँ जी 2 हो गया, Cl2 था, Cl भी 2 हमारा हो गया, ओके। अब हम लोग समझेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसके पहले हम इस रिएक्शन को समझते हैं। इस रिएक्शन में क्या है, कॉपर है जिसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, हमारे पास निकला कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर 2, बेटा 2 इज ऑक्सीडेशन नंबर, ये खैर क्लास 11th में सीखोगे, बस अभी इतना समझो, इसका नाम है कॉपर 2 ऑक्साइड, ब्लैक कलर का होता है। अच्छा, अब इस कॉपर ऑक्साइड को मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, मेरे पास दोबारा कॉपर जो पहले ये था, अब मेरे को दोबारा ये मिल गया। हमें इसी के बारे में अच्छे से पढ़ना है, इसके बारे में नहीं अच्छे से पढ़ सकते क्योंकि बच्चे इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें दोनों हो रहा है। अच्छा, अब एक सवाल, क्या ये सही है रिएक्शन? गलत है, बिल्कुल सही जवाब। कैसे बच्चे? यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये बन गया 2, तो हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, खत्म। सेम, अब यही 2, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ पे तो कुछ तो गलत नहीं है। हाँ जी गलत है क्या? देखो, हाँ जी गलत है, यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक है। दिस इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड। अब आप लोग धीरे धीरे सीख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। अब हम इस रिएक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हम लोग इस रिएक्शन को देखने जा रहे हैं। देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में ये समझो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन।
तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है जिसके पास पहले ऑक्सीजन था, फिर वो ऑक्सीजन हट गया, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या है, ये है रिडक्शन, ये प्रोसेस। और हाइड्रोजन जिसके पास पहले कुछ नहीं था, उसमें क्या लग गया, ऑक्सीजन लग गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन लग गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हट गया, रिडक्शन। H2 जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो क्या हुआ, उसके पास ऑक्सीजन आ गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन आ जाना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन चले जाना, रिडक्शन। हाइड्रोजन आ जाना, रिडक्शन, हाइड्रोजन चले जाना, ऑक्सीडेशन। अगली रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, जिंक ऑक्साइड है, उसको हमने कार्बन के साथ रिएक्ट करा दिया, क्या हुआ, पहले जिंक के पास ऑक्सीजन था, अब नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। लेकिन कार्बन के पास पहले कुछ भी नहीं था, फिर कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया, क्या हो गया हमारा, रिडक्शन, ये हमारा रिडक्शन। अब ये जो थर्ड वाली है बेटे, मैं चाहता हूँ ये आप खुद से करो, अभी चैप्टर जब ओवर हो जाएगा तब मैं चाहता हूँ आप एक बार खुद से लगाओ, आपको क्या फील आएगा बढ़िया कि हाँ यार कुछ तो आता है भाई, इतना भी मैं बेकार नहीं हूँ, है ना। ओके, तो मैं एक लाइन यहाँ पे अभी लिख देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। तो जैसा कि आप मेरे पीछे यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को एक डिफरेंशिएट बिटवीन वाले सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, जहाँ पे एक तरफ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरी तरफ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, हाइड्रोजन हट गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हट गया, रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन जुड़ गया तो भी हमारा रिडक्शन हो गया। ठीक है, ओके क्लियर। चैप्टर अपने एंड होने की कगार पे है और हमारे पास दो छोटे छोटे से टॉपिक बचते हैं। पहला है कोरोजन। कोरोजन का मतलब कोई भी चीज़ का खराब हो जाना, सड़ जाना। अब जैसे हम बात करते हैं इसमें नॉर्मली मेटल्स की बात करते हैं, आपके एनसीईआरटी में 3 मेटल्स के नाम लिख रखे हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले समझते हैं होता क्यों है ये क्यों होता है बच्चे, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी की वजह से, एसिड्स की वजह से, और भी कई सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हो जाता है। देखो ठीक है, हमें पता है कोरोजन का मतलब चीज़ सड़ जाना, बचपन से देखते आ रहे हो, हाँ भाई सरिया हमारी सड़ गई, जंग खा गई, है ना, रेलिंग आपके घर के बाहर में रेलिंग होती है, जंग खा गई, पता होता है सब चीज़ को। आपको बच्चे मेन कलर्स याद रखने हैं तीनों मेटल के जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। पहला है हमारा आयरन। आयरन बच्चे ब्राउनिश या फिर रेड ब्राउन कलर का होता है जब इस पे रस्ट लगता है। सेकंड है बच्चे कॉपर। कॉपर पे बच्चे ग्रीन कलर हो जाता है, सिल्वर पे बच्चे ब्लैक कलर हो जाता है। अच्छा ठीक है, इसको अब याद कैसे रखेंगे, वो जो मैंने कनेक्शन बिठाया है वो आप लोग एक बार जरूर देखना। क्या है वो ये है आयरन। आयरन बच्चे हमारे यहाँ पे ON है और हमारे जैसे यहाँ पे RO है, तो यहाँ पे भी RO हो जाएगा, यहाँ पर RO है, यहाँ पर भी RO हो जाएगा, यहाँ पर भी RO हो जाएगा। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि यहाँ पे आयरन पे ब्राउन है, या फिर आप बचपन से देखते आ रहे हो यार, लोहा सड़ गया, हाँ जी ब्राउन कलर का ऑब्वियसली दिखता है, लिख देना बस। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास कॉपर। कॉपर बच्चे यहाँ पे डबल P है, तो बच्चे यहाँ पे डबल E भी तो है, यहाँ पे डबल E है, यहाँ पे डबल E है, ग्रीन कलर है। अच्छा इसके अलावा अगर आपके घर में तांबे का लोटा रखा है तो कभी उसमें झाँक करके देखना, जब उसकी सफाई लंबे समय तक नहीं होती है ना, तो उसमें ग्रीन कलर का एक लेयर सी जम जाती है। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं कि हमें कॉपर ग्रीन, कॉपर ग्रीन, कॉपर ग्रीन। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास सिल्वर। बच्चे सिल्वर में L आ रहा है, और बच्चे ब्लैक में भी तो L आ रहा है। दूसरी चीज़ कि आपके घरों में मम्मी लोग जो हैं वो पायल पहनते हैं चांदी का। भाई जब नया नया खरीदते हैं तो देखते हैं हाँ भाई बढ़िया है, चमक रहा है एकदम मस्त, लेकिन बाद में क्या होता है उस पर ब्लैक कलर की गंदगी सी चढ़ने लग जाती है। वो गंदगी नहीं है, रस्ट है वो, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी जो भी बच्चे हमारे पास फैट या फिर ऑयल कंटेनिंग फूड्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं बच्चे, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज होने का अभी हमने पीछे मतलब समझा था क्या कि भाई ऑक्सीडाइज हो जाने का मतलब है ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाना। अब ये कैसे होंगे, ऑक्सीजन कैसे ऐड होगा भाई, जब खुले में रखोगे तो हो जाएगा ना। अच्छा जैसे आप लोग दुकान में जाते हो, बचपन में हम भी जाते थे, एक ना जार होता है, एक जार होता है, ठीक है, और उस पर गोल सा ढक्कन होता है और उसके अंदर सोन पापड़ी, कुकीज वुकीज सब रखी रहती है। तो जब हम निकाल लेते हैं उसमें से, अंकल को 5 रुपए दे के, 5-10 रुपए का जो भी आता है, तो अंकल क्या कहते हैं कि ढक्कन को बढ़िया से लगा दियो, या अंकल कहते हैं रुक जाओ मैं खुद दे रहा हूँ। तो अंकल खोलते हैं, ऐसे करके निकाल के देते हैं और फिर ढक्कन अच्छे से लगाते हैं। अच्छे से क्यों लगाते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन है यानी कि एयर में प्रेजेंट हमारी ऑक्सीजन है वो कहीं उससे लग करके कहीं उसको खराब ना कर दे। खराब इन द सेंस उसका स्मेल और टेस्ट को चेंज कर देगा, फिर दोबारा कोई खाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक बच्चे रखने से ना, एयर में रखने से उनका जो मीठापन होता है, कुकीज का या सोन पापड़ी का मीठापन हो जाता है, वो खत्म सा हो जाता है। ठीक है,
थोड़ा सा अजीब सा महक आता है, कोई खाता नहीं, लेता नहीं, तो नुकसान ही है इस चीज़ का। ओके, अब इस चीज़ को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इन सब चीज़ों को बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट टू प्रिवेंट। अच्छा, अंकल तो कहीं बाहर से एंटीऑक्सीडेंट लाएंगे नहीं कि हाँ बेटा तुमने हाथ लगा दिया, चलो अब हटाओ, तो डब्बा खोल करके एंटीऑक्सीडेंट भर के फिर डब्बा लगाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो ज़्यादातर ये काम फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में होता है, फैट्स और ऑयल जैसे आइटम्स को बचाने के लिए, मतलब कंटेनिंग फूड आइटम को बचाने के लिए। ओके, अच्छा, लास्ट में एक लाइन लिखी होगी बच्चे एनसीईआरटी के एकदम एंड में, चैप्टर के एंड में, कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनके अंदर कौन सी गैसेस भरी जाती है। जो चिप्स होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? आंसर बच्चे, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों? इससे हम उनको लंबे समय तक ऑक्सीजन से डिस्प्लेस कर पाए, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस बिल्कुल ना रखें और मॉइस्चर भी ना लगे। तो बच्चे इसके साथ आपका चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू सो मच आपके इतना अटेंशन के लिए। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। ओके, थैंक यू।